नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। 2 दिन पहले राष्ट्रीय सहारा ने एक खबर प्रकाशित की और उस खबर में कहा कि विधानसभा में बड़े पैमाने पर बैकडोर यानी चोर दरवाजे से नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद कल खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मीडिया के सामने आकर यह बड़ा आरोप लगाया कि जो विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हुई हैं उनमें राजनेताओं के से जुड़े लोग शामिल हैं। और उसके बाद मानो पूरे प्रदेश में खलबली मच गई, खासकर तब जब भर्तियों में धांधली को लेकर उत्तराखंड के युवाओं के बीच में बड़ा गुस्सा है। हर एक उत्तराखंडी इस वक्त गुस्से में है क्योंकि वो देख रहा है कि उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भर्तियों में पैसा लिया जा रहा है, भर्तियों में पहुंच चल रही है, नकल कराई जा रही है, नकल माफिया सक्रिय है। और इन सब के बीच में जिन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से अपने एग्जाम क्लियर किए, वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसको कि हम इसलिए जानते हैं कि वहां हमारे लिए नीतियां बनती है, हमारे जनप्रतिनिधि वहां हमारी आवाज उठाते हैं, वहां से कानून बनते हैं, अगर वही करप्शन हो रहा हो, वही भर्ती हो रही हो, वही भाई भतीजावाद चल रहा हो, वही नौकरियों की रेवड़ियां बांटी जा रही हो, तो समझिए फिर क्या बच गया कहने को कुछ। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा। करण महरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने कम से कम इस मुद्दे को जरूर छुआ जिसकी दबी जुबान पर हर कोई चर्चा कर रहा था। आपको यह जानकारी कहां से मिली कि यह सब विधानसभा में हुआ है? मैं कई दिनों से पूरे प्रदेश के दौरे पे भी हूं और लोगों से मिल रहा था। इसी बीच इस तरीके की बातें आई और लोगों के बीच में आम जो जनता है, आवाम है, वो जब भर्ती घोटाला उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का बाहर निकल के आया, उसके बाद जब मैं लोगों से मिल रहा था तो यदा कदा लोग कहते थे कि साहब ये तो सब कुछ ठीक है, और जिन लोगों ने मेहनत की 15 घंटे 16 घंटे पढ़कर जो लोग बच्चे निकले थे, आज उनके संग बहुत बड़ा अन्याय हो गया है और एक तरफ से सब भर्तियां निरस्त की जा रही, तो विधानसभा की ओर को किसी का ध्यान क्यों नहीं है। तो जब मैंने जानकारी ली तो देखा कि अनेकों मंत्रियों के ओएसडी, उनके पहचान के लोग, कई ओएसडीज की पत्नियां, आरएसएस के बड़े लोगों के परिवार के लोग भर्ती में लिए गए। और जो सबसे बड़ा अफसोस है रमेश भाई जी, कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जिसमें 400 से ज्यादा विधायक है, वहां जो संख्या है कार्मिकों की वो हमसे कम है। हम 570 से ऊपर चले गए हैं और हमारे यहाँ केवल विधायक 70 विधायक हैं। इतनी छोटी विधानसभा में इतना बड़ा जो इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, इसका बोझ आम जनता पर जाता है। और जब भर्ती में घोटाले की बू आ रही है, जब सारी भर्तियां मुख्यमंत्री जी निरस्त कर रहे हैं, तो विधानसभा की भर्तियां निरस्त क्यों नहीं की गई? विधानसभा चुनाव से पहले ये नियुक्तियां हुई हैं और उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब मना कर दिया पे देने से, तो मंत्री बनते ही अध्यक्ष जी ने जो है उनकी पेमेंट्स निकाल दी, उनकी तनख्वाहें निकाल दी। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो जैसा फैसला अन्य जॉब्स के लिए मुख्यमंत्री ने लिया, वो इसमें भी उनको कड़े कदम उठाते हुए इसमें भी उनको निर्णय देना चाहिए। अब चूंकि आपने ये बड़ा मुद्दा उठा दिया, इसको धार दे दी है, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि क्या विपक्ष के नेता होने के नाते आप ये इंश्योर करेंगे कि यहां जो धांधली हुई है इसमें भी इंसाफ मिले, इसमें भी अगर पद भरे जाएं तो वो भी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, एग्जाम, वो पूरा एक प्रक्रिया अपनानी जाए जो 2011 की विधानसभा की नियमावली है? निश्चित ही जो नियमावली है उसी के तहत कार्य होना चाहिए। और मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं, बीइंग ए लीडर, अध्यक्ष होना विपक्ष की पार्टी का, मैं लगातार इसमें लड़ाई लड़ूंगा। मैं जहां कहीं भी जाना होगा इसमें मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बच्चे जो लोग मेहनत करके निकले थे, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको वो कोचिंग कराई थी और वो अपनी मेहनत से निकले थे, आज वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सरकारी संस्थानों से पब्लिक का, आम जनता का विश्वास टूट रहा है, जो निश्चित ही बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता का विषय भी है। एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, इसमें भी मैंने कहा था, क्योंकि मैं अगर बायस्ड होता तो मैं 2016 की भर्तियों की जांच की मांग नहीं करता, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हम तो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और हाकम सिंह के रिश्तों को भी जांच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही जो अध्यक्ष हैं वो एक टाइम पे फॉरेस्ट के बड़े पदाधिकारी थे, पद में थे, और हाकम सिंह का नाम पहली बार फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में एफआईआर में आया था।
तो अब वही व्यक्ति जब फॉरेस्ट का उच्चाधिकारी था, जब वो 2016 की जब भर्ती हुई, वो अध्यक्ष होते थे, और 2 मेंबर्स ने आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दिया। और स्वर्गीय पंजी को मैं कोट करना चाहूंगा, जो हमारे तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने मेरे प्रश्न पे 2017-18 में हाउस में ये बयान दिया था कि रणवीर सिंह जी की जांच में ये पाया गया है कि कॉपीज के संग टैंपरिंग हुई है और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि असमय स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का निधन हो गया और जांच जो है वो अटक गई। सरकार ने उसमें फिर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो रहते तो निश्चित ही आज शायद ये इतनी बड़ी घटना दोबारा नहीं होती, और तभी हाकम सिंह और उसके जिन्होंने हाकम सिंह के मुंह में खून लगाया था उनका पर्दाफाश होता। विधानसभा की जहां तक बात है, विधानसभा में मैं कह रहा हूं कि जिसमें केवल 70 विधायक है उसमें 570-80 से ज्यादा वहां कार्मिक हो गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश जो बड़ी विधानसभा है, जो हमसे स्ट्रक्चर में करीब करीब 4 गुनी है, वो आजादी से वहां इलेक्शन हो रहे हैं। हम तो 2000 में बने जी, हम 2000 में बने। वही मैं कह रहा हूं कि इतने कम कार्यकाल में इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अंधा बाटी रेवड़ी अपने अपने को दे, ये चल रहा है। और जो मेहनत कश लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जिनमें योग्यता है उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गजब हो गया कि जो सत्ता दल के लोग हैं, उनके जो करीबी हैं, जो मजबूत लोग हैं, उन लोगों को विधानसभा में जो है नौकरी देने का एक परिपाटी सी चल पड़ी है। ये कहीं भी किसी भी कार्यकाल में अगर ये घोटाले में है, सब बाहर आने चाहिए और उन सब की जांच होनी चाहिए। बिकॉज आपने इंडिकेट कर दिया, कल जब मैंने आपका वीडियो शेयर किया और मैंने अप्रिशिएट भी किया, उसमें मैंने लिखा कि आपने हिम्मत दिखाई है सर। उसमें ज्यादातर लोगों ने जो टिप्पणियां की, उन्होंने कहा कि 2016 में तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने सेम प्रक्रिया अपनाकर 150 लोगों की भर्ती कराई, जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल थे। तो ये उन्होंने कहा ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है कि जब आपके दौरान भर्ती हुई आप चुप रहे, आज बीजेपी ने भर्ती कर दी तो आपको गुस्सा आ रहा है। ये सवाल ज्यादातर लोगों का है सर। देखिए, विपक्ष के कुछ लोग जो मीडिया में, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनकी कारगुजारी है। इनको शायद जानकारी नहीं होगी, 2016 में मैं विधायक नहीं था, मैं 2017 में बना, और 2017 में 2016 की भर्तियों के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न उठाने वाला करण मेहरा ही था। मैंने ही ये प्रश्न विधानसभा में उठाया था जब प्रकाश पंत जी ने उत्तर दिया। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो 2001 से बात कर रहा हूँ। जिस दिन से उत्तराखंड बना उसके बाद से जितनी भर्तियां हुई, चाहे वो विधानसभा में हुई, चाहे कहीं भी हुई, अगर उनमें कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाते हुए अगर और भर्तियों को निरस्त करने की बात की है तो विधानसभा की भी इन भर्तियों को निरस्त करके उसकी जांच की जानी चाहिए। बट सर, आपको ये तो लगता होगा कि आपकी पार्टी में 2016 में ऐसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको खेत जताने की बात नहीं करता कि ये बड़ी दुख की बात है जब हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, हमारे पास नियमावली है, हमारे पास अच्छे लोग हैं, हम सिर्फ चोर दरवाजे से अपनों को, जिसको कहते हैं रेवड़ी कल्चर, जिसको प्राइम मिनिस्टर आजकल रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, आई थिंक ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है सर रेवड़ी कल्चर का, जो हमारे विधानसभा में फोकट में चोर दरवाजे से नौकरियां दे दी गई। मैं अफसोस भी जता रहा हूं, और अफसोस नहीं होता तो मैं विधानसभा में इसमें प्रश्न नहीं लगाता। मुझे अफसोस है, तकलीफ है, और मैं नौजवानों की दिक्कतों को जानता हूं। मैं स्वयं घर से 6 साल तक बाहर रहा हूं, दर ठोकरें खाई हैं, और मैं समझ सकता हूं एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है, और इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे पे कई किस्म के दबाव भी आ सकते हैं, मुझे डांटा भी जा सकता है, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला हूं। और मुझे मेरे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, ये कह के भेजा है कि जहां भी कोई चीज खराब दिखती है उसमें सुचिता लाने का काम आपका है। आपको नौजवानों के संग और आवाम के साथ खड़ा होना है, और मैं वही काम कर रहा हूं। तो जब ये मसला आप रखेंगे तो आपसे एक पूछा जाएगा कि आप कह रहे हैं कि अभी जो भर्तियां हुई हैं उस पर ही घपला नहीं हुआ है, 2016 में भी सेम प्रोसीजर अपनाया गया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तब आपका क्या जवाब होगा सर? मैं यही कह रहा हूं, जब जांच में चीजें खराब पाई जाएंगी तो चाहे 2016 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2007 हो, जहां भी अगर इस तरीके की घोटाले में है और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक और बात, क्योंकि इस बार जो प्रोसीजर अपनाया गया वो बड़ा चौंकाने वाला है सर। थोड़ा मैंने रिसर्च की आपके बयान आने के बाद, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके खंगाला, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है 1 अक्टूबर को, और उसके बाद 32 पदों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है, उसमें तमाम पदनाम दिए गए हैं। उन पदनाम के सापेक्ष आपने ज्यादा पद, जो 72 पद हैं, वो पीछे से
भर्ती कर लिए, फिर बताया जा रहा है कि आपने उपनल से भर लिए। सर, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति कितना भी पावरफुल ना हो, वो एक तरह के लोगों को रखने के लिए 3 अलग अलग प्रक्रियाएं कैसे अपना सकता है? निश्चित ही यही सब जो आपकी चिंता है वही मेरी चिंता है इन्हीं सब विषयों पे, क्योंकि हम अभी छोटे शिशु राज्य हैं, हम अभी बिल्कुल नए राज्य के रूप में हैं, और अगर हम यहीं से चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, यहीं से सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तो आगे को ये गलतियां चलती रहेंगी। इसीलिए समय रहते चेत जाना चाहिए, और जो गलतियां हैं उनको सुधारते हुए जो नौजवान मेहनती हैं जिनमें योग्यता है उनको मौका मिलना चाहिए। और गरीब और अमीर, साधन और जिनके पास साधन नहीं है, उन सब में बराबरी इस देश में होनी चाहिए, और कम से कम मेरे राज्य में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज उन सब के लिए हो जो इस राज्य में हैं, और योग्यता के आधार पर ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या किसी का रिश्तेदार होना, किसी नेता के नजदीकी होना, किसी सत्ताधारी दल के नजदीक होना योग्यता नहीं माना जाना चाहिए। और जो लोग, क्योंकि अगर अयोग्य लोग आएंगे तो उससे निश्चित ही राज्य का और राष्ट्र का भी नुकसान होता है। और मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं पूरे प्रदेश को कि मैं जब तक हूं अपने इस मिट्टी में, इस शरीर में, तब तक मैं इस तरीके की सभी चीजों के लिए लड़ता रहूंगा। आप कह रहे हैं आप करप्शन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल जब आप ये बयान दे रहे थे, हम मीडिया कर्मियों को जो एक ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बॉडी लैंग्वेज रीड करने का बड़ा सिखाया जाता है, तो मैं आपके एक सीनियर लीडर प्रीतम सिंह जी की बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा था। वो बहुत असहज थे और बहुत अनॉयड फील कर रहे थे। ऐसा क्यों? अब मेरी उनसे इस विषय में कोई बात नहीं हुई, और क्योंकि मैं आगे खड़ा था, मैंने देखा भी नहीं, और उन्होंने मुझसे कुछ स्वयं कुछ कहा भी नहीं है। हो सकता है उनको कोई चीज नागवार गुजरी हो, लेकिन मेरे से उन्होंने अभी तक ना तो दूरभाष में, ना स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी इस पे कोई टिप्पणी मुझसे नहीं की। अगर आपके ऊपर आपके पार्टी के लोगों का दबाव पड़ता है, वो कहते हैं कि साहब ये तो हमारे टाइम पे भी हुआ है, अब आप चुप रहिए, इस मुद्दे को आगे मत बढ़ाइए, आप दबेंगे या आप कहेंगे कि मैं झुकेगा नहीं? बड़े हुए कदम कभी पीछे नहीं जाते रमेश भाई, और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जाती। तीर से, धनुष से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं जाता। और मुझे मेरे नेता ने हिम्मत दे के भेजा है। वो देखिए, सूचना का अधिकार मेरी ही पार्टी ने दिया था, और अपनी ही केंद्र में अपनी ही सरकार के मंत्रियों को जेल में डालने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। और मुझे यही सिखाया गया कि सही के साथ खड़ा होना है, और मैं वही करूंगा। बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। छद्मभेदी लोगों ने उन गिरफ्तारियों का और सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके कांग्रेस को बदनाम करने का और नुकसान करने का काम किया, और हमारा नुकसान भी हुआ। आज पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन मेरा काम है सत्य के साथ खड़ा हो, और अंत में सत्य की विजय होती है, मैं जानता हूं। और मेरा जो नेता है वो स्वयं स्टैंड लेता है इन चीजों में, तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मेरा नेतृत्व मेरे साथ है, मैं लड़ूंगा। सर, कल आपने राज्यपाल से जो मुलाकात की, थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि आपने किन किन भर्तियों के मामले में जांच करने की बात कही है? उनमें सभी मुद्दे थे। उसमें हमारा जो उत्तराखंड अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के जो भर्तियां वो भी थी, जो सचिवालय में भर्तियां वो भी हैं, जो अन्य भर्तियां हुई हैं, उन मतलब सभी तमाम भर्तियां जो चली है जिनमें ऐसी सुबुगाहट है, उन सभी के विषय में चर्चा की। और एक गंभीर विषय और मैंने उनसे वार्ता की थी, वो थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार ने जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मर्दन किया है, उनको जिस तरीके से उनका मान मर्दन, उनका मानसिक उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उसके विषय में भी मैंने गंभीरता से और लंबी चर्चा माननीय आदरणीय राज्यपाल जी से की है। क्योंकि आपको जानकर आदरणीय भट्ट जी, ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस राज्य में 9 महीने से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पेमेंट्स नहीं हुई, और एक सेल्फ ग्रुप को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हो गया है, और मंत्री और विभाग लगातार उनको टालने का काम कर रहा है। और जो मोटा अनाज और दलिया, मडुआ, झुंगरे की बात जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा था, उनकी पेमेंट्स रुकी हुई है 9 महीने। सर, वो हड़ताल में है, आज 5वां दिन है, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही है। आड़ती उनके घरों में
जा जाके उनसे जिद कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट्स करें। कई बहनों को अपने जेवर गिरवी रखने पड़े हैं। एक दो बहनों ने अपने बच्चों को जो हायर स्टडीज के लिए थे, उनको बच्चों को इस कॉलेजेस से निकालना पड़ा है कि वो उनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत ही बुरी हालत है। और ये पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार ने जब ई टेंडरिंग की थी तो उस ई टेंडरिंग के विरोध में ये महिलाएं हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने इन महिलाओं के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो उससे अनॉयड होकर मंत्री जी और विभाग जो है इनकी पेमेंट्स नहीं करे। तो ये भी एक गंभीर विषय कल हमारा राज्यपाल जी से था। सर एक और बात, क्योंकि विधानसभा का मैटर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के अधीन आता है, तो अगर ये जो भर्तियां हुई है उसमें भी डिसीजन जो है वो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लेना है, तो क्या आपका कोई प्लान है उनसे मिलने का और उन्हें बताने का कि साहब आप इस पे नजर डालिए? मैं इस समय जो हमारी महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में रैली होनी है दिल्ली, उसके सापेक्ष कुमाऊं के दौरे पे हूँ। और जाने के बाद मैं रितु खंडूरी से मिलूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जनरल बीसी खंडूरी जी के परिवार से रितु खंडूरी आती हैं जो ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। मुझे भरोसा है कि वो अपने पिता की तरह सख्त कदम उठाते हुए ईमानदारी का साथ देंगी। सर एक और, मैं क्योंकि आपको जाना है मुझे मालूम है, एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हमारे सामने में आया है, जो सेक्रेटरी विधानसभा है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा खुशनसीब रहे हैं उत्तराखंड में देखा जाए, क्योंकि उन्हें 2 महीने में 3-3 प्रमोशन मिल गए और एक ही दिन में उन्हें 2 प्रमोशन मिला है कि फ्रॉम डेप्यूटी सेक्रेटरी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन गए, ज्वाइंट के बाद वो एडिशनल भी बन गए, एडिशनल के बाद वो सेक्रेटरी भी बन गए। तो ऐसा खुशनसीब तो कोई उत्तराखंड में नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है ये भी एक जांच का विषय है? कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत संगठित तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये बैकडोर से जो ज्वाइनिंग कराई गई है? जांच में ये सारी चीजें कवर होती हैं। ये विषय भी जांच का विषय है और इसमें अगर नियमावली को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो जांच अधिकारी होगा निश्चित ही वो इस पहलू पे भी अपनी पैनी नजर रखेगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही ये भर्तियां हुई हैं। और अगर कहीं भर्ती करने के या गलत तरीके से भर्ती करने के एवज में अगर ये उनको प्रमोशंस दिए गए तो निश्चित ही उस पर भी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि आज हमारा जो इकबाल है, खासकर राजनीतिज्ञों का जो इकबाल है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो आज सवालों के घेरे में खड़ी है? सारी जनता उन्हें संदेह के नजर से देख रही है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ईमानदार लोग भी हैं हमारी राजनीति में, कि हमें उससे पाक साफ बाहर निकलना पड़ेगा और जनता का इकबाल, जनता का विश्वास हमें जीतना ही होगा। आपको लगता है ये पॉलिटिशियंस के लिए अक्रॉस द पार्टी लाइन एक बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड में इस समय? इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये मेरे लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए जिस तरीके का इस समय पूरे भारत में राजनीति का जो रूप देखा जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास राजनीतिज्ञों से उठने लगा है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में भी घटनाएं घट रही है, निश्चित ही पार्टी लाइन से बाहर आकर हमको सुचिता के लिए काम करने की आवश्यकता है। ये ऐसे ही हो रहा है कि जैसे घर में बच्चों का आदर से उठ जाए, परिवार चलाने वाली माँ से अगर बच्चों का विश्वास उठ जाए, और तो उस परिवार के क्या हालात होते हैं, वही उत्तराखंड की स्थिति है, वही देश की स्थिति है। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई की जांचें बैठ रही है, बिहार में जैसी गवर्नमेंट गिरी तो वहां ईडी और सीबीआई के छापे जिस तरीके से पड़ रहे हैं, दिल्ली में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे कुछ पार्टी कोई मजबूत हो सकती है, किसी सरकार बन सकती है, लेकिन आम जनता के मन में जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए घृणा मैं देख रहा हूं, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। सर क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूं, एक सवाल मुझे ज्यादातर लोगों ने आपके लिए भेजा है और उसमें यह है कि जो मुख्यमंत्री ने एग्जाम कैंसिल किए हैं, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम मेहनत से पास हो गए, हमारा क्या दोष है, हमारी क्या गलती है, आपको लगता है ये जल्दबाजी में लिया गया कदम है, या आप इस स्टेप का वेलकम करते हैं, या आपको लगता था पहले एसटीएफ पूरी जांच कर लेती उसके बाद इस पे फैसला होता? निश्चित ही पूरी जांच के बाद ही इसमें फैसला होना चाहिए था। और मैंने तो स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि नियुक्तियां दे दी जाए और इनसे एफिडेविट ले लिया जाए कि अगर इन लोगों के तार जुड़े हों इस पूरे घटनाक्रम से, इस जो ये चोरी हुई है, इससे अगर जिसके भी तार जुड़े हुए पाए जाए उनको जेल में डाला जाए, उनकी जिंदगी भर नौकरी ना लगे, उनको पनिश किया जाए, ये मैंने कहा था। लेकिन जो मेहनत से लगे, आदरणीय भट्ट जी आप देखिए ना, पहाड़ की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ माँ बाप
नहीं खा के, नई कपड़े पहन के भी अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे से पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं। 3 साल 4 साल बच्चे को लगता है, कई लोग ओवर एज हो गए हैं। आखिर उनका क्या दोष है? अगर सिस्टम ने गलती की है, अगर सिस्टम में कमजोरी है, हमारे राज्य सरकार की सिस्टम में कमजोरी है, तो वो मेहनतकश बच्चों का कहाँ दोष है? उनके, मैं रोते हुए उनके माँ बाप को बिलखते हुए देख रहा हूँ। कई लोग सुसाइड करने की बातें, मैसेजेस कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और ये नहीं होना चाहिए। करण मेहरा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय होगा। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की यह भूमिका होती है कि अगर युवाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ गलत हो रहा है तो आप सरकार को बाध्य करें उन्हें न्याय देने के लिए। मैं समझता हूं आपके लिए भी एक भावुक क्षण है, क्योंकि हम उन लोगों को, कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था और हमारे प्रदेश की बेटियां फूट फूट के रो रही थी मेरे प्रोग्राम में, करण मेहरा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने किस तरह अपने आंसुओं को संभाला। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे परिवार से निकल के आया हूं, मैंने भी अपने मां बापों को संघर्ष करते देखा है। हम सबकी एक जैसी कहानी है, लेकिन जब हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत को पैसे और पहुंच छीन लेते हैं तो हमें बड़ा कष्ट पहुंचता है। मैं बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं आप जैसे लीडर उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे, आप जैसे लीडर उत्तराखंड को वो उत्तराखंड बनाएंगे जिसके लिए हमारे लोगों ने अपना बलिदान तक दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। एक बड़ा मुद्दा, यानी विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का। आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा सोच लेते हैं कि उनके पास विशेषाधिकार हैं तो यह गलत है। 2011 में नियमावली आ गई और सारे एग्जाम आपको उसी नियमावली के आधार पर कंडक्ट करने होते हैं। आपको विज्ञापन जारी करना होता है, आपको एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं, उसके बाद भी और प्रोसीजर होता है, तब जाके नियुक्ति मिलती है। किसने अधिकार दे दिया बिना एग्जाम कंडक्ट कराए, जो आपको पसंद है, जो आपको नापसंद है, यानी पिक एंड चूज के हिसाब से आप भर्ती कर सकते हैं? सर, ये असंवैधानिक है। सर, ये उन मेहनतकश युवाओं के साथ गद्दारी है जिनके माँ बाप, किसी की माँ जंगल से लकड़ी लाकर बेचती है, घास लाकर बेचती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। उसका एक सपना होता है एक दिन उसका बेटा भी आगे निकल जाए, और हम उनके सपनों को चंद पैसों में बेच देते हैं। ये गलत है, ये उत्तराखंड के साथ गलत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाओ, और अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही हो तो उसके साथ जमकर खड़ा हो, उसकी जमकर प्रशंसा करो और उसको हिम्मत दिलाओ कि आप सही दिशा में हैं, आप उत्तराखंड के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कोई लोग अगर गलत कर रहे हो, पूरी ताकत से, ईमानदारी से उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। लिहाजा अब तक जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने अवैध भर्तियां की हैं, चोर दरवाजे से भर्तियां की हैं, अपनों को रेवड़ियां बांटी हैं, उनके खिलाफ प्रदेश का हर एक व्यक्ति चाहता है, और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं वही प्रदेश का मनोभाव है, कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।